क्या है इसको देखते हैं और इसका एक एक्सप्रेशन, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है इसको ऑब्टेन करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन है द एवरेज स्पीड। स्पीड कैसा है? एवरेज, इसका ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा एवरेज स्पीड है। अब ऐसा एवरेज स्पीड है विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन इसी एवरेज स्पीड से मूव करता है और तब मूव करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके प्रेजेंस में जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। और इम्पॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जो भी एवरेज स्पीड आएगा, जो भी एवरेज स्पीड जिसको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। अब हम लोग इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए एक कंडक्टर इस तरह का एक सैंपल देखते हैं। मान लेते हैं कि कंडक्टर है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और चूंकि आयर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, फ्री करने का मतलब इलेक्ट्रॉन इस सेंस से फ्री है कि जो भी इलेक्ट्रॉन उसका आउटर एटम है, इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स, तो मेटल एटम्स जो है अपना आउटर इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में फ्री चलने के लिए छोड़ देता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है। और जो ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद ही मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले भी मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले जो मूवमेंट है, मोशन है, उसको हम कहेंगे थर्मल मोशन, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो फ्री है मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन चूंकि यह मोशन रैंडम होता है, इस रैंडम मोशन के कारण किसी भी समय टोटल इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है जीरो होता है, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। उस समय का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो मोशन है थर्मल एनर्जी के कारण है, उसको हम लोग थर्मल मोशन कहेंगे। और रैंडम मोशन होता है उस समय हम कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। इस चीज को हम लोग फिगर में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है, या हम लोग घरेलू एग्जांपल से समझेंगे, तो जब हम लोग स्विच ऑफ रखते हैं उस समय का कंडीशन क्या होता होगा, एक माइक्रोस्कोपिक एक फिगर से समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ए से स्टार्ट किया और इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन है, बाकी मेटल का आयन अपने जगह पर क्रिस्टल में फिक्स रहता है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो लगातार उस आयन से इसका कोलिजन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट यहाँ पे इसका फर्स्ट कोलिजन हुआ आयन के साथ, और इस कोलिजन के बीच में जब तक फ्री मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा था। फिर इस कोलिजन के बाद जिस स्पीड से कोलिजन होगा उसको बाद में वही स्पीड मिलेगा, लेकिन इस स्पीड के इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि रैंडम है। तो ठीक हर कोलिजन के बाद उसका स्पीड, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन रैंडम होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ के बाद कुछ इस तरफ गया होगा और यहाँ पे किसी आयन से दूसरा कोलिजन होगा, यहाँ के बाद फिर रैंडमली किसी और डायरेक्शन में चला गया और 3 से इसका फिर थर्ड पॉइंट पे थर्ड आयन से इसका कोलिजन हुआ, और हम इस तरह से मानते हैं कुछ कोलिजन के बाद पॉइंट बी पर पहुंचा है। यहाँ डॉटेड लाइंस शो कर रहा है उस पाथ को जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यानी जब स्विच ऑफ रहता है तब तार के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मोशन करता है कोलिजन के साथ। अब हम बात करते हैं कि जब प्रेजेंस आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाता है तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है। उस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, F = Q, ये हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो चार्ज पर फोर्स लगेगा। चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इसके कारण इसका जो नया रास्ता होगा इस तरह का नहीं होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ इस टाइप का कर्व हो जाएगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद अगर हम मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद इलेक्ट्रॉन इसी पी कॉलिजन के बाद इसी तरह का सेम सिचुएशन में इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में बी पर पहुंचा था तो प्रेजेंस में बी से थोड़ा सा खिसक जाएगा या हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट कर जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट मोशन आ गया। तो थर्मल मोशन पे इस पे प्लस हो जाता है एक ड्रिफ्ट मोशन। थर्मल मोशन तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, स्विच ऑफ था, उस समय जनरली कंडक्टर में हमेशा इस तरह की सिचुएशन रहता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब उसमें थर्मल मोशन पे एक एक्स्ट्रा ओवरलैप कर जाएगा ड्रिफ्ट मोशन, और तब हम कहेंगे उस समय उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा अब जीरो नहीं होकर के उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी मिलेगा, उसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर इस टाइप का था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो था तो डॉटेड लाइंस, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है मतलब स्विच ऑन कर दिए, जब से समय करंट चले रहता है तो कुछ इस टाइप का पिक्चर होता है। तो हम लोग अब किसी एक इलेक्ट्रॉन का, इसी इलेक्ट्रॉन का दो कॉलिजन के बीच हम बात करते हैं, इसको यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक जाते जाते कितना स्पीड गेन किया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगा रहा है, फोर्स के कारण इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा तो स्पीड गेन करेगा। तो हम देखते हैं कि इस कॉलिजन से इस कॉलिजन में तक जाने में कितना गेन हुआ। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F = QE। यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह हम लोग E लिखते हैं, F = E × E, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F = -E × E, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को कितना मिलेगा, तो F/m, यानी E/m। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ से यहाँ फॉर्मूला जब निकालना है वेलोसिटी के लिए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v = u + a t। v हो गया इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन वेलोसिटी, लास्ट कॉलिजन, नेक्स्ट कॉलिजन। तो इस जगह हो गया u इनिशियल स्पीड, हम लोग इस जगह u मान रहे हैं, इस जगह v मान रहे हैं, इसको एक्सेलरेशन मिला है a, और t टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, दो कॉलिजन के बीच उस पर्टिकुलर इस कॉलिजन पर में लगने वाला टाइम t मान लेते हैं। एक अगर हम यहाँ पुट कर दें तो एक्सेलरेशन बनेगा वेक्टर फॉर्म में इस तरह का हो जाएगा, इस तरह। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह का पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें तो कंडक्टर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना गलत होगा, क्योंकि इसका हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ एवरेज में बात करना होगा। तो जब हम एवरेज में बात करेंगे तो इस जगह एवरेज के लिए सिंबल इस तरह का देते हैं, हर टर्म का एवरेज देते हैं सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद या ऐसा बात करें, इस जगह u के लिए हम पहले बात करते हैं। u कहने का मतलब हर कॉलिजन के बाद जो इसको स्पीड मिलेगा। तो चूंकि
इसका ध्यान रखना है कि थ्योरी ऐसा दिया गया है कि हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन पिछला हिस्ट्री भूल जाता है और जो भी इसको डायरेक्शन मिला हुआ था या एक्सेशन मिला हुआ था उसको भूल जाएगा और एक नया फ्रेश मूवमेंट शुरू करेगा। और तब हर कोलिजन के बाद ठीक उसी तरह का मोशन होगा जैसा कि थर्मल मोशन था। और थर्मल मोशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एवरेज स्पीड 0 होता है। तो हम इसको मान सकते हैं कि हर कोलिजन के बाद हर कोलिजन के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड 0 होगा। तो इसको हम लोग u का एवरेज, कोलिजन के बाद का स्पीड का एवरेज 0 ले सकते हैं। अब इधर सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड m, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं एवरेज से। और t हो सकता है इस कोलिजन में कम टाइम लगा हो, इसमें ज्यादा लगा हो, फिर इसमें कहीं ज्यादा लगा हो, कम ज्यादा, तो हर टाइम पर हर दो कोलिजन के बीच का टाइम सेम नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सबके लिए कुछ अलग ही होगा। तो हम लोग एक जनरल मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम हम लोग टॉ मान लेते हैं। इस एवरेज टाइम को टॉ से डिनोट करते हैं। टॉ को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। रिलैक्सेशन टाइम है वैसा टाइम, वह टाइम जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एक एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम करना शुरू कर दिया और हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद इलेक्ट्रॉन को जो एवरेज स्पीड मिलता है नेट, उसका हम पहले डेफिनेशन अभी जिक्र किए थे, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो इस तरह से हम लोग को ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला मिला। ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू माइनस ई तो ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड Vd एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में है, अगर हम चाहेंगे हटा देंगे इसको, एरो को मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस को हटा सकते हैं। इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन पता कर दिया। ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, इक्वेशन 2 यही बताता है। हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव कर रहे थे। हम लोग के पास पहले से ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन है कि ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है Vd इक्वल टू E tau by m into E। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, tau रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले से जान रहे। अब हम बात करते हैं किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से एक रिलेशन हम जानने जा रहे हैं, करंट डेंसिटी कितना होगा। तो करंट डेंसिटी के लिए हम लोग को करंट चाहिए J इज इक्वल टू I बाई A, और करंट के लिए हमको डेल्टा Q बाई डेल्टा T, यानी टोटल कितना चार्ज उससे डेल्टा T टाइम में पास किया हमको चाहिए। तो हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि किसी एरिया से, एरिया मान लेते हैं A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और हम बात करते हैं कि इस एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया डेल्टा T टाइम में। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, स्टेडी फ्लो है इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन डेल्टा T टाइम में पास करेगा, डेल्टा T टाइम में इस एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेल्टा T टाइम पहले इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर होगा जो इससे Vd इंटू डेल्टा T लेंथ पीछे होगा। इस एरिया से डेल्टा T टाइम में उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा जितना इस एरिया से डेल्टा T टाइम पहले पास करेगा। या हम ऐसा कर सकते हैं कि
डेल्टा टी टाइम में इस एरिया से होकर उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा जितना इस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन है। स्टेडी फ्लो के लिए जरूरी है कि जितना आया उतना ही निकलने के लिए इसके अंदर जितना एलिमेंट है, जितना इलेक्ट्रॉन्स है, डेल्टा टी टाइम में उसको बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग बात शुरू करेंगे इस एलिमेंट पर। लेकिन उसके पहले हम लोग मान लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी कहने का मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी कहने का मतलब है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी हम लोग के पास यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको डिनोट करें स्मॉल एन से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बल्कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एरिया इनटू लेंथ, बेस एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ की जगह वीडी इनटू डेल्टा टी, तो ए वीडी इनटू डेल्टा टी इसका वॉल्यूम हो गया। अब एक वॉल्यूम में हम लोग के पास स्मॉल एन है और इतना वॉल्यूम है, तो अगर एक में एन है तो ए इंटू एन में इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एन, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एरिया हो जाएगा एन कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एन ए वी डी डेल्टा टी। अब क्वांटाइजेशन से अगर मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन है डेल्टा टी टाइम में से पास किया तो हम कह सकते हैं इससे कितना चार्ज पास किया, डेल्टा क्यू टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। टोटल चार्ज थ्रू एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी, कितना चार्ज उससे निकल गया तो हम डेल्टा क्यू निकालने के लिए एन इंटू ई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला है। और जब डेल्टा क्यू पता चल गया तो हम करंट पता कर सकते हैं उस एरिया से टोटल कितना करंट होगा, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी चार्ज बाय टाइम एन ई वी टी ए, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन ई वी डी ए, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड, एरिया। अब करंट डेंसिटी होता है J इक्वल टू आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया आई बाई ए, तो जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास J इज इक्वल टू एन ई वी डी। इसको हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन J एंड वी डी, यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच रिलेशन। तो हम लोग के पास दो तरह का रिलेशन है, एक ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और एक उसी ड्रिफ्ट स्पीड का करंट डेंसिटी के साथ। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, कहने का मतलब है वीडी को उठा के अगर हम यहाँ रखें इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो J इज इक्वल टू एन ई, वीडी की जगह आएगा ई तो बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम देख सकते हैं तो हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर तो बाय एम इंटू ई, ब्रैकेट के अंदर का चीज सारा चीज इसको हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, एन ई स्क्वायर टू बाय एम को सिग्मा मानेंगे तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जो ओम्स लॉ है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन यही ओम्स लॉ बनाता है। इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ तक पहुंच चुके हैं। ध्यान देना है कि यहाँ जो सिग्मा मान रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर रहेगा तो कांस्टेंट होगा। ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन टॉ एवरेज टाइम जो कॉलिजन के बीच का है इसको मतलब है टेम्परेचर से,
टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। दो कोलिजन के बीच लगातार कोलिजन जब टाइम ज़्यादा होने लगेगा तो कोलिजन के बीच का टाइम घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। और हम लोग पढ़ेंगे आगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर कैसे बढ़ता है, इस बात को याद रखेंगे। फिलहाल ओम्स लॉ के लिए हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन यहाँ तक देख चुके हैं।